नमस्कार। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री, जो कि तब टाटा सन्स के चेयरमैन थे, उन्हें चेयरमैन पद से हटाया गया। टाटा सन्स के इस डिसीजन के बाद कॉर्पोरेट जगत में काफी खलबली मचने लगी। उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे कि कौन सही है, कौन गलत, वो क्या वजह है जिनकी वजह से साइरस मिस्त्री को कंपनी से हटाया गया, एटसेट्रा। 24 अक्टूबर 2016 को मिस्टर रतन टाटा और टाटा सन्स के एक और डायरेक्टर साइरस मिस्त्री के पास चले गए और उन्होंने मिस्टर साइरस मिस्त्री को अपने पद से रिजाइन करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया। जिसके तुरंत बाद एक बोर्ड मीटिंग थी और उसमें डिसीजन लिया गया कि साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाना है। टाटा सन्स के बोर्ड में 9 डायरेक्टर्स थे। उनमें से 7 डायरेक्टर्स ने साइरस मिस्त्री को हटाने के फेवर में अपना वोट दिया। वही एक डायरेक्टर ने न्यूट्रल रहना पसंद किया और एक ही डायरेक्टर था जिसने मिस्टर साइरस मिस्त्री के फेवर में वोट किया, और वो थे खुद मिस्टर साइरस मिस्त्री। तो इस तरह 24 अक्टूबर 2016 को मिस्टर साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। उसके बाद मिस्टर साइरस मिस्त्री की जो 2 इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, जो कि है साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों भी NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चले गए और उन्होंने NCLT से कहा कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ सही नहीं हो रहा है, साथ ही कंपनी में मिसमैनेजमेंट भी चल रहा है, और जिस तरह से साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स ने चेयरमैन पद से हटा दिया वो भी सही नहीं है। 2018 में NCLT ने ये याचिका खारिज कर दी। NCLT ने कहा कि टाटा सन्स में मिसमैनेजमेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं हुई है। NCLT के डिसीजन के बाद साइरस मिस्त्री की 2 इन्वेस्टमेंट फर्म्स NCLAT चली गई, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल चली गई। और अभी 18 दिसंबर 2019 को NCLT ने डिसीजन लिया कि मिस्टर साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर वापस लाया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने टाटा सन्स को 4 हफ्तों का टाइम दिया कि अगर वो चाहे तो इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। और फिर जैसा सब सोच रहे थे वैसा ही हुआ। टाटा सन्स ने NCLAT के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के ऑर्डर पर रोक लगा दी और उन्होंने कहा कि NCLAT ने जो ऑर्डर पास की है उसमें कुछ गैप्स हैं और कुछ एरर्स भी हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ये पूरा मैटर डिटेल में समझना होगा। अब इसकी कुछ हियरिंग चलेगी और उसके बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन फाइनल होगी। तो इन सब चीज़ों के चलते सारे लोग क्यूरियस हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्यों 4 साल के अंदर ही मिस्टर साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाया गया। तो चलो इसे शुरुआत से देखते हैं। मिस्त्री फैमिली ने टाटा सन्स के शेयर्स 1960s में मिस्टर जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा दैट इज JRD टाटा के भाइयों से खरीदे थे। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब JRD टाटा को चेयरमैन बनाया गया तब उनके छोटे भाई दोराबजी टाटा ने गुस्से में आकर अपने सारे शेयर्स मिस्त्री फैमिली को बेच दिए, लेकिन ये सच नहीं है। टाटा और मिस्त्री फैमिली के बीच हमेशा से अच्छे रिलेशन रहे हैं, जिसके चलते मिस्त्री फैमिली ने टाटा सन्स के शेयर्स JRD टाटा के भाइयों से खरीदे थे। फिलहाल मिस्त्री फैमिली के पास टाटा सन्स के टोटल 18% शेयर हैं, जो उन्हें टाटा सन्स का सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर बना देती है। और टाटा सन्स की 66% ओनरशिप टाटा ग्रुप की जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके पास है। अब पहले समझते हैं कि टाटा सन्स है क्या। टाटा सन्स टाटा ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनकी एक होल्डिंग कंपनी है, यानी टाटा सन्स कोई बिजनेस नहीं चलाती है। टाटा सन्स के पास बस टाटा ग्रुप की जो बाकी कंपनीज हैं उनकी शेयर होल्डिंग है। जैसे कि टाटा सन के पास TCS का 72% स्टेक है, यानी टाटा सन्स TCS में मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। साथ ही टाटा सन्स की जो बाकी टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं उनमें भी अच्छे खासे स्टेक है। जैसे कि टाटा सन्स के टाटा मोटर्स में 35% स्टेक है, टाटा स्टील में 33%, वोल्टास में 30%, टाइटन में 25%, टाटा पावर में 33% और ताज होटल चलाने वाली कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी में 39% स्टेक है। तो टाटा सन्स का करीब 18% स्टेक मिस्त्री फैमिली के पास है। 66% स्टेक टाटा ग्रुप के अलग अलग जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके नाम पर है, और मिस्टर रतन टाटा के पास टाटा सन्स का सिर्फ 0.83% स्टेक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टाटा सन्स की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग टाटास के किसी इंडिविजुअल के पास यानी मिस्टर रतन टाटा के पास नहीं है, बल्कि टाटास की जो ट्रस्ट है उनके पास है। अगर TCS की ही बात की जाए तो TCS का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल $100 बिलियन है, यानी करीब 7,19,000 करोड़ है। और टाटा ग्रुप की और भी कई सारी कंपनीज हैं जिनका अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर ये शेयर होल्डिंग टाटास की कुछ ट्रस्ट के बजाय मिस्टर रतन टाटा के पास होती तो वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन होते। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आ जाते हैं। अब सवाल आता है कि टाटा की ये ट्रस्ट करती क्या है। तो टाटास की अलग अलग ट्रस्ट है, जैसे कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट जिसके पास टाटा सन्स का 28% स्टेक है, सर रतन टाटा ट्रस्ट जिसके पास टाटा सन्स का 23% स्टेक है, और भी कई सारी ट्रस्ट हैं जैसे कि टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, टाटा वेलफेयर ट्रस्ट, JRD टाटा ट्रस्ट एटसेट्रा। ये सारी ट्रस्ट अलग अलग काम करती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स चलाना, एजुकेशन सेंटर्स चलाना, रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं या जिन स्टूडेंट्स को आगे पढ़ने के लिए डिफिकल्टी आ रही है उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना एटसेट्रा। तो टाटाज हमेशा चाहते थे कि उनके बिजनेस से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसको सोशल वर्क के लिए यूज़ किया जाए ताकि इंडिया एक खुशहाल देश बन पाए।
तो टाटा ग्रुप की जो वैल्यूज़ है वो उनके लिए बहुत मायने रखती है। चलो तो बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से मिस्टर रतन टाटा और मिस्टर साइरस मिस्त्री के बीच दरारें आने लगी कि टाटा सन्स को मिस्टर साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाना पड़ा। बेसिकली 3 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से टाटा सन्स ने ये डिसीजन ली, जिसमें से सबसे पहला रीजन है टाटा पावर और वेल्सपन के बीच की डील। टाटा पावर ने 2016 में वेल्सपन रिन्यूएबल्स एनर्जी को 9,249 करोड़ में अक्वायर कर लिया। इस डील की साइज काफ़ी बड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर टाटा पावर के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो वो उस टाइम 18-20 हज़ार करोड़ के करीब थी और इस डील की साइज करीब 9,000 करोड़ थी। तो साइज के हिसाब से ये डील काफ़ी बड़ी थी। लेकिन इस डील की बात टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनीज की होल्डिंग कंपनी है, उसके बोर्ड के सामने नहीं लाई गई। टाटा पावर पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और उसके बीच में इतनी बड़ी डील और वो भी टाटा सन्स की बोर्ड के सामने ना लाना, ये चीज़ टाटा सन्स के डायरेक्टर्स को सही नहीं लगी। क्योंकि टाटा सन्स टाटा ग्रुप की कंपनीज में मेन शेयर होल्डर है, इसलिए टाटा सन्स के बोर्ड के सामने टाटा ग्रुप की कंपनीज की जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है उनसे रिलेटेड चीज़ें रखी जाती है। और जनरली जब बात एक्विजिशन और फंड रेजिंग की होती है तो वो बात टाटा सन्स के बोर्ड के सामने ज़रूर रखी जाती है और उसके बाद कलेक्टिवली उस चीज़ पर डिसीजन ली जाती है और इसी तरह से टाटा ग्रुप चलता आया है। लेकिन यहाँ पर टाटा पावर से रिलेटेड इतनी बड़ी डिसीजन लेते वक्त टाटा सन्स को अंधेरे में रखा गया। ऐसी ही 1-2 चीज़ें और भी हुई जिससे टाटा सन्स को लगने लगा कि उन्हें डिसीजन मेकिंग से दूर रखा जा रहा है और जबकि उनका पुराना ट्रेडिशन है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का, उसे कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा रहा है। उसके बाद अब बात करते हैं दूसरे मेन रीजन की और वो है टाटा और डोकोमो की डील। साल 2009 में जापान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एनटीटी डोकोमो ने टाटा टेली सर्विसेज में $2.7 बिलियन इन्वेस्ट किए और बदले में कंपनी का 26.5% स्टेक खरीद लिया, जिसके बाद उन्होंने टाटा डोकोमो के ऑपरेशन शुरू किए। इस डील में कुछ अग्रीमेंट्स हुए और कुछ कंडीशंस भी रखी गई। वो कंडीशन कुछ इस तरह थी। कंडीशन ये थी कि अगर कंपनी का ऑपरेशन बहुत सही तरीके से चलता है और सर्टेन टारगेट्स पूरे कर लेता है तो 5 साल के बाद कंपनी अपना स्टेक बढ़ाकर 51% कर लेगी। लेकिन अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है और जो डिसाइड किए हुए पैरामीटर्स हैं और टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाता तो टाटा को एनटीटी डोकोमो के शेयर्स के लिए कोई खरीदार ढूंढना होगा या फिर उनके शेयर्स आधी प्राइस पर खरीदने पड़ेंगे। यानी एनटीटी डोकोमो का जो टाटा टेली सर्विसेज में स्टेक है वो $1.3 बिलियन के करीब उन्हें खरीदना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली टाटा टेली सर्विसेज अपने 5 साल में सेट किए हुए टारगेट अचीव करने में फेल हो गई, जिसके बाद अब टाटा टेली सर्विसेज के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो एनटीटी डोकोमो के शेयर्स के लिए कोई खरीदार ढूंढना या फिर वो स्टेक हाफ प्राइस में खरीद लेना। अब क्योंकि कंपनी अच्छे खासे लॉसेस में चल रही थी इसलिए टाटा टेली सर्विसेज उन शेयर्स के लिए खरीदार नहीं ढूंढ पाया। अब उनके सामने दूसरा ऑप्शन था कि उन शेयर्स को आधी प्राइस में खरीद लिया जाए, यानी करीब $1.3 बिलियन में खरीद लिया जाए। लेकिन उससे कुछ ही दिनों पहले आरबीआई के रूल्स बदल गए थे। आरबीआई के नए फॉरेन इक्विटी रूल्स के अनुसार कोई भी बाहर का इन्वेस्टर पहले से डिसाइड की हुई प्राइस पर शेयर्स नहीं बेच सकते। तो आरबीआई ने टाटा टेली सर्विसेज को ये क्लियर कर दिया कि अगर आपकी प्राइस पहले से डिसाइडेड है और वो प्राइस करंट के प्राइस से यानी फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो आप उन शेयर्स को एनटीटी डोकोमो से नहीं खरीद सकते। उसके बाद टाटा टेली सर्विसेज ने PwC दैट इज प्राइस वाटरहाउस कूपर्स से एक वैल्यूएशन निकाला जो कि उन्होंने DCF मेथड दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकाला था। उसके अनुसार टाटा सर्विसेज का जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा कम निकल के आ रहा था, जिस पर डोकोमो बिल्कुल भी राजी नहीं हुई, क्योंकि डोकोमो का कहना था कि अगर हमारी अग्रीमेंट हुई है तो हुई है और आपको उसी अग्रीमेंट के अनुसार हमें पे करना होगा। तो आरबीआई और टाटा टेली सर्विसेज से आए इस रिप्लाई के बाद एनटीटी डोकोमो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास चला गया और वहां पर उन्होंने ये सारी चीजें बताई, जिसके बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में एनटीटी डोकोमो जीत गया और फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने टाटा टेली सर्विसेज को ये पेमेंट करने के लिए कहा। तो इस डिसीजन के बाद एनटीटी डोकोमो दिल्ली हाईकोर्ट में गया ताकि उन्हें पेमेंट मिले। फिर बाद में एनटीटी डोकोमो को $1.27 बिलियन पे करने पड़े और मामला सेटल हो गया। जब टाटा टेली सर्विसेज कह रही थी कि आरबीआई के नए रूल्स के अनुसार वो उन्हें पेमेंट नहीं कर सकते, तो उस पर एनटीटी डोकोमो ने बार बार उन्हें कहा कि इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके जरिए आप ये अग्रीमेंट ऑनर कर सकते हो। लेकिन टाटा टेली सर्विसेज की साइड से वैसा नहीं किया गया। लेकिन मिस्टर रतन टाटा को ये बात रास नहीं आई। उनके अनुसार टाटा ग्रुप वैल्यूज और एथिक्स के लिए जाना जाता है और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि यह सारा मामला कोर्ट तक जाए, क्योंकि इससे पहले भी जापान की कुछ कंपनीज के साथ अलग अलग तरह की चीजें हुई हैं। जैसे कि जब सिंह ब्रदर्स ने अपनी कंपनी रैनबैक्सी को जापान की कंपनी दाइची सैंक्यो को बेचा था तो उन्होंने कई सारी कंपनी के फैक्ट्स छुपा कर रखे थे। जब वो फैक्ट्स दाइची सैंक्यो को पता चले तो उन्हें पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। फिर वो ये मामला कोर्ट में लेके गए और वहां पर जाकर कुछ सेटलमेंट हुई। तो टाटा ग्रुप हमेशा से चाहता था कि कोई भी मामला कोर्ट तक ना जाए, क्योंकि उससे इंटरनेशनल मार्केट में टाटा ग्रुप की इमेज पर इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरनेशनल मार्केट में टाटा ग्रुप की बहुत अच्छी इमेज है और उसे इंडिया का एक रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप माना जाता है।
और इसलिए जब भी कोई कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है तो बिजनेस पार्टनर के तौर पर उनकी सबसे पहली पसंद टाटा ग्रुप रहता है। इसलिए मिस्टर रतन टाटा और टाटा सन्स के डायरेक्टर्स चाहते थे कि मिस्टर साइरस मिस्त्री को इस मामले में पहले ही दखल देनी चाहिए थी और ये मामला कोर्ट तक जाने से रोकना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब मिस्टर साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन बने तो उनके सामने कंडीशन रखी गई थी कि वो अपना जो फैमिली बिजनेस है यानी शाहपुरजी पाल्लुंजी ग्रुप का जो बिजनेस है उससे टाटा सन्स को हमेशा अलग रखेंगे ताकि वहां पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, क्योंकि शाहपुरजी पाल्लुंजी ग्रुप मिस्टर साइरस मिस्त्री का फैमिली बिजनेस था। वही उस टाइम वो टाटा ग्रुप चला रहे थे। मिस्टर रतन टाटा ने बार बार उन्हें मैसेज क्लियर कर दिया था कि उनके फैमिली बिजनेस में और टाटा ग्रुप के बिजनेस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। और इसी के चलते अक्टूबर 2013 में मिस्टर साइरस मिस्त्री ने सारी ग्रुप की कंपनीज को लिखा कि टाटा ग्रुप की कंपनीज शाहपुरजी पाल्लुंजी ग्रुप की कंपनीज के साथ बिजनेस नहीं करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी टाटा सन्स का उन पर आरोप है कि मिस्टर साइरस मिस्त्री के चेयरमैन होते हुए भी टाटा ग्रुप के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स शाहपुरजी पाल्लुंजी ग्रुप को गए हैं। वैसे मिस्टर रतन टाटा ने मिस्टर साइरस मिस्त्री पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये जो आरोप किया है ये मिस्टर साइरस मिस्त्री ने फिलहाल खारिज किया है। अब बाकी चीजें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ही पता चलेगी। JRD टाटा कहते थे कि इट्स द एथिक्स एंड वैल्यूज ऑफ टाटा ग्रुप दैट शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, यानी टाटा ग्रुप की जो एथिक्स और वैल्यूज हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहने चाहिए। और इन्हीं चीजों को लेकर मिस्टर साइरस मिस्त्री और मिस्टर रतन टाटा के बीच प्रॉब्लम्स आने लगे और शायद इसी के चलते टाटा सन्स के एक भी बोर्ड मेंबर ने मिस्टर साइरस मिस्त्री के फेवर में वोटिंग नहीं की। जरूर इस केस स्टडी को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही रिपब्लिक डे के पर्व पर हमारे सारे कोर्सेज पर 26% ऑफ मिल रहा है, तो इस ऑफर का भी आप जरूर फायदा लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।